नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा और बंसल न्यूज की खास पेशकश लक्ष्य में आपका स्वागत है। अगर आप अपने करियर को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो कार्यक्रम आपके काम का है, क्योंकि हमारे इस कार्यक्रम में हमारे एक्सपर्ट्स करेंगे आपका मार्गदर्शन और बनेंगे लक्ष्य हासिल करने में मददगार। लक्ष्य में हम आपको ऐसे लोगों से मिलवाते हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम कर रहे हैं और स्टूडेंट के मन में करियर को लेकर चल रहे तमाम सवालों के जवाब देते हैं। चलिए आज के कार्यक्रम के खास मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ कार्यक्रम लक्ष्य में इंदौर से मौजूद हैं संतोष तिवारी, जो एम्बिशन एकेडमी के डायरेक्टर हैं। संतोष जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सबसे पहले शुरुआत करेंगे। धन्यवाद दीपक सर। संतोष जी, आपसे यही जानना चाहेंगे, आप एक शिक्षक है, एक टीचर है, अपने बारे में बताएं। कितने वर्षों से आप शिक्षा के क्षेत्र में एज अ टीचर आप ये सेवाएं दे रहे हैं और अपनी एकेडमी के बारे में ज़रा बताएं। सर, मेरा नाम संतोष तिवारी है और इस पठन पाठन के प्रोसेस में मैं तकरीबन 18 से 20 सालों से हूँ जी। शुरुआत में तो मतलब मान के चलिए कि ये इस तरीके से शुरू हुआ था कि हम ट्यूशन पढ़ा लें, थोड़ा पॉकेट मनी मिल जाए और अपनी पढ़ाई पूरी कर लें। लेकिन धीरे धीरे करके पढ़ाने में रुचि बढ़ती चली गई जी। और ये भी समझ में आया कि औसत स्तर के जो विद्यार्थी होते हैं उनको किन किन चीज़ों की कमियों का एहसास होता है, क्योंकि मैं भी एक औसत विद्यार्थी ही था। तो धीरे धीरे करके ये एक जो ज़रूरत थी वो पैशन की तरफ भी डेवलप हुआ। शुरुआत में तो मैं यूपीएससी एस्पिरेंट रहा था, तो मैंने इस तरफ भी पढ़ाई भी करी और साथ में विद्यार्थियों को पढ़ाना भी चालू किया। 2003 के आसपास हमने ये एक प्रोफेशनली इसको एम्बिशन एकेडमी को स्टार्ट किया था। मेरा मानना था कि पढ़ाई में सीख लेना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मतलब पठन है, पाठन है और आत्मसात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे हम लोग इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स की तैयारी कराते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि बेसिक साइंसेस को हम पढ़ाने के बाद इंजीनियर्स क्या करते हैं, उसका एप्लीकेशन करते हैं और जो नॉर्मल लोग हैं उनके जीवन स्तर को सुधारते हैं। यानी कि जब तक विद्यार्थी अपने कॉन्सेप्ट को बहुत सही तरीके से पकड़ेंगे नहीं, खुद समझेंगे नहीं, मतलब खुद का नहीं बनाएंगे, तब तक उसका वो एप्लीकेशन नहीं कर पाएंगे। तो यही कहीं ना कहीं हमारा मोटो था संस्थान को शुरू करने का और धीरे धीरे करके हम लोग इस स्तर तक आए हैं। एम्बिशन एकेडमी के अंदर हम लोग सर IIT JEE मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम्स और अभी कुछ समय से एक हमने अपना नया सेगमेंट स्टार्ट किया है जो उन विद्यार्थियों के लिए जो आर्म्ड फोर्सेस के अंदर ऑफिसर्स की तरह अपने आप को देखना चाहते हैं। तो उसमें NDA है, CDS है, AFCAT है और छोटे बच्चे जो 5th 6th 7th क्लासेस के हैं उनके लिए सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेजेस और मिलिट्री स्कूल्स के भी हम लोग तैयारी शुरुआत कर चुके हैं, इंक्लूडिंग सर्विस सिलेक्शन बोर्ड्स SSBs। ये बहुत अच्छी बात है कि इतने लंबे वक्त से आप शिक्षा के क्षेत्र में इस तरह से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। संतोष जी, ये भी जानना चाहेंगे कि कितना आपका स्टाफ है इस एकेडमी में और स्टूडेंट्स की संख्या कितनी है, किस तरह से क्लासेस लगती हैं, और मैं जानना चाहूँगा कोचिंग के बारे में। सर, हमारी कोचिंग संस्थान में जो क्लासेस हैं वो सुबह 8 बजे से लेकर के शाम के 8 बजे के बीच में लगती हैं। कुछ बैचेस इवनिंग स्टूडेंट्स के लिए होती है जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स होते हैं और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो स्कूल नहीं जाते हैं, यानी कि ड्रॉप लेकर के अपनी इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी कर रहे होते हैं। और इस दौरान सुबह से हमारी क्लासेस जो होती हैं उसमें टीचिंग और लर्निंग, मोस्टली हम लोग लर्निंग पे फोकस करते हैं, क्योंकि टीचिंग जो मटेरियल है, जो पढ़ाना है वो बहुत कम है, बहुत ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए लर्निंग एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होता है। मतलब इन ऑर्डर टू पुट योर सेल्फ इन अ प्रोसेस मुझे लगता है कि टफेस्ट जॉब होता है, क्योंकि प्रोसेस के अंदर आपको फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, हर चीज़ का बहुत धीरे धीरे ख्याल रखना पड़ता है।
तो ये जो लर्निंग का प्रोसेस होता है वो थोड़ा सा लंबा होता है, और वो विद्यार्थियों के साथ बैठ करके उनसे करवाया जाता है। और जो हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ जो हम लोग मतलब ऑब्जर्व किए हैं, अनुभव किए हैं, और हम लोग उस पर काम लगातार करते भी जा रहे हैं, वो है टेस्ट और टेस्ट का एनालिसिस। ये है तो बहुत नॉर्मल चीज़ जो शुरुआत बहुत समय से चलता आ रहा है, लेकिन जैसे टेस्ट की एनालिसिस में जैसे हमने टेस्ट लिया, टेस्ट लेने के बाद रिज़ल्ट बनाया, रिज़ल्ट बनाने के बाद हमने उनको सॉल्यूशंस दिए सवालों के, और सवालों के सॉल्यूशंस में हमने ये जांचने की कोशिश की, मतलब हमारा बहुत बड़ा समय हम लोग इस एनालिसिस में इन्वेस्ट करते हैं कि अगर किसी विद्यार्थी ने सवाल अटेम्प्ट किया है तो वो अटेम्प्ट होने के बाद अगर गलत हो गया है तो विद्यार्थी सवाल अटेम्प्ट तभी करता है जब उसे लगता है कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ इस सवाल के जवाब के लिए, और उसने अटेम्प्ट कर दिया, लेकिन फिर भी अगर वो गलत हो गया, इसका मतलब ये है कि या तो वो मिसकंसेप्शन, उसके दिमाग में कोई मतलब कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं है, या फिर हो सकता है कि उसने मिस कैलकुलेशंस किया हो, या ये भी कई मर्तबा पॉसिबिलिटी है कि प्रेशर में आकर के उसने कैलकुलेशंस तो बहुत सटीक किए हैं लेकिन उसने उत्तर गलत लगा दिया है। तो ये एनालिसिस हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि हम सिर्फ अपनी गलतियों को ही हम बचा लें तो विद्यार्थी थोड़ा ऊपर उठ जाता है। मतलब बहुत नया नया चीज़ सिखाने के बजाय जो सीखा हुआ चीज़ है उसी में हम अगर एक्सेलेंस की तरफ जाएं तो मुझे लगता है कि बच्चे में कॉन्फिडेंस भी आता है और वो लगातार ग्रो करता चला जाता है और बारीकियों को जानना सीखता है। एक महत्वपूर्ण बात और मैं बताना चाहता हूं सर कि ये जो एंट्रेंस एग्जाम की प्रेपरेशंस होती है ना, ये सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम की प्रेपरेशंस नहीं होती, असलियत में ये जीवन को जी लेने की प्रेपरेशंस हैं। क्योंकि इस दौरान बच्चा जो 2-4 ऐसी चीज़ें सीखता है जो आपको और हमको भी आज की डेट में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल आ रही हैं। जैसे कि वो सवाल है, सवाल बैठ के लगा रहा है, जब नहीं लग रहा है तो हम उसे कोई रेडी सॉल्यूशन नहीं दे देते एकदम से कि चलो तुम्हें नहीं आ रहा है तो हम खटाक से तुम्हें बता देंगे। हम वहाँ बैठे रहते हैं, हम ये बिल्ड करते हैं कि थोड़ा और सोचो, थोड़ा इस तरीके से सोचो। तो जब वो सोचने पे ध्यान लगाता है, अपना दिमाग को थोड़ा फोकस करता है, तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स कई मर्तबा उसके कनेक्ट होकर के, जो कनेक्टिंग द डॉट्स वाला कॉन्सेप्ट है, तो वो कनेक्ट करके बहुत बार वो सवाल के जवाब बना लेता है, बहुत बार। और इसमें ही वो सीखता है पेशेंस, संघर्ष करना, जो ग्रिट, बेसिक जो ग्रिट की हम लोग बात करते हैं कि संघर्ष करके आगे बढ़ना, क्योंकि उसके जीवन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और एक और महत्वपूर्ण चीज़ सीखता है वो कि कई बार क्या होता है, जैसे हम लोग पढ़ाते हैं तो साइंस या जो इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स होते हैं वो कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं सर जिसमें कि अगर विद्यार्थी, मतलब मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं भी कई बार गलती कर सकता हूँ, और अगर फंडामेंटली अगर स्टूडेंट सही चल रहा है तो उसके पास साइंस में एक स्कोप हमेशा है कि वो सवाल करे, सवाल बार बार पूछे, तो उसमें वो एक नेगोशिएटिंग की स्किल सीखता है जो कि असल जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कुछ नहीं बन रहा है तो सवाल किया जा सकता है और सवाल करने के बाद जवाब मिलता है। तो ये बहुत खूबसूरत सी चीज़ हमारे प्रोसेस में सिखाई जाती है, हम भी सीखते हैं, मतलब साथ साथ में हमें भी सीखने को बहुत कुछ मिलता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। बहुत खुशी की बात है संतोष जी कि इतना बेसिक से लेकर आप एक अपना विजन रखते हैं, अपनी सोच रखते हैं और उस मंशा के साथ स्टूडेंट को समझाने की कोशिश करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में। बहुत अच्छी बात है। आपके संस्था में फिलहाल ये भी हम जानना चाहेंगे, क्या ऑनलाइन मोड के माध्यम से भी क्लासेस लगती हैं? छात्रों को ऑफलाइन तो पढ़ाया ही जाता है, क्या ऑनलाइन मोड में भी क्लासेस लगती है? हाँ जी सर, मतलब कोविड के दौरान तो हम लोगों ने ऑनलाइन मोड में शुरुआत कर दिया था। हम लोग का खुद का अपना एप्लीकेशन है एम्बिशन एकेडमी मऊ का प्ले स्टोर पे, और जिसमें कि हम लोग ऑनलाइन मोड में भी बच्चों को पढ़ाते हैं। उसके अपने दूसरे बेनिफिट्स ये हैं कि जो दूरस्थ विद्यार्थी हैं जो हमारे पास नहीं आ पाते हैं उनके लिए बहुत फ़ायदा है, थोड़ा सस्ता होता है, उसमें हम लोग फ़ीस बहुत कम चार्ज करते हैं। रिकॉर्डेड सेशंस अवेलेबल हो जाते हैं उनको दोबारा से रिवाइज़ करने के लिए। और ऑफलाइन मोड में तो हम लोग पढ़ाते ही हैं। ऑफलाइन मोड में ये होता है कि एक ह्यूमन टच मिल जाता है, और ऑनलाइन मोड भी हमारा बहुत सॉलिड है जिसमें सारे प्रैक्टिस सेशन, प्रैक्टिस मटेरियल्स और स्टडी मटेरियल्स दिया जाता है। तो मोटा मोटी ऑफलाइन और ऑनलाइन को हम कंपेयर नहीं करें, लेकिन दोनों में कुछ पॉजिटिव्स और दोनों में कुछ नेगेटिव्स भी हैं। जैसे कि ऑफलाइन मोड में एक थोड़ा सा समय का, मुझे ऐसा लगता है कि समय आने जाने में खर्च होता है, जो कि ऑनलाइन में हम सेव कर पाते हैं। लेकिन ऑफलाइन मोड में मुझे एक पॉजिटिव चीज़ ये दिखता है कि उसमें एक एनर्जी है, एक जब हम साथ में बैठे होते हैं तो उसमें एक एनर्जी मिलती है, जो मुझे लगता है कि कुछ विद्यार्थी अगर कॉन्सेंट्रेट स्वयं नहीं कर रहे हैं
तो ऑफलाइन मोड उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर पढ़ने वाला विद्यार्थी है तो ऑनलाइन मोड बेस्ट है, सस्ता, टाइम सेविंग और अपने स्पीड से वो उसमें पढ़ सकता है। तो हम लोग ये दोनों मोड के अंदर भी अपनी क्लासेस चला रहे हैं। तकरीबन 250 से प्लस स्टूडेंट्स हमारे पास अभी कोविड के बाद हमारे पास 250 प्लस स्टूडेंट्स ऑफलाइन मोड में हैं और तकरीबन 70 के आसपास के स्टूडेंट्स हमारे पास ऑनलाइन मोड के अंदर हैं। प्री कोविड हमारे पास काफ़ी स्ट्रेंथ हुआ करती थी, तकरीबन 1000 के आसपास की हमारी स्ट्रेंथ होती थी। ये हम करते हैं सर। चलिए बिल्कुल ठीक है, ये आपने एक अंतर बताया है ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड के माध्यम से जब हम क्लासेस लेते हैं। टाइम मैनेजमेंट को लेकर मैं आपका मत जानना चाहूँगा संतोष जी। फिलहाल प्रेजेंट सिनेरियो में हम बात करें, वर्तमान दौर में टाइम मैनेजमेंट की एक स्टूडेंट की लाइफ में, स्टूडेंट के लिए टाइम मैनेजमेंट की क्या महत्ता है? हाँ, ये मतलब ये सवाल तो सर ये बहुत ज़बरदस्त है। ये मेरे लाइफ में भी है, स्टूडेंट के भी लाइफ में है, सभी की लाइफ में है। लेकिन ये जो टाइम मैनेजमेंट है, पर्सनली मेरे को लगता है ये एक ओवररेटेड टर्म है। टाइम मुझे लगता है कि कोई मैनेज नहीं कर सकता है, क्योंकि 86,400 सेकेंड्स वो ऐसे आपके जेब में रोज़ सुबह डाल दिए जाते हैं जो हर सेकेंड निकल रहा है। तो हम उसको तो मैनेज नहीं कर सकते, हम उसका एफडी नहीं कर सकते हैं, हम उसका कोई सेविंग अकाउंट नहीं खुलवा सकते कि हम उसको स्टोर कर लें और मैनेज कर लें। हम जो कर सकते हैं वो है इस समय के दौरान जो कि हमारे हाथ से निकल रहा है, हम अपने वर्क को कैसे मैनेज करें, हमारा जो काम है उसको हम कैसे मैनेज करें कि मुझे कब खाना है, मुझे कब पढ़ना है, मुझे सोना कब है, कितना सोना है, कितने आवर्स की प्रैक्टिस करनी है, कब मेरी रिक्रिएशनल मतलब एक्टिविटीज़, घूमना फिरना, खेलना, दोस्तों से बात करना। तो उस समय को अगर मैं मैनेज करता हूं तो मुझे लगता है कि ऑटोमेटिकली मैं सही समय के अंदर अपने काम को, वर्क को, बेसिकली मैं कहना चाह रहा हूं कि वर्क को मैं सही समय में कर पाऊंगा। ये एक टाइम मैनेजमेंट का जो कि मैंने अपने ऊपर भी अप्लाई किया है, अपने विद्यार्थियों के ऊपर भी अप्लाई किया कि उनको सिखाया है कि हम इस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि करना हमें स्वयं ही होता है, हम अपने आप को सबसे ज़्यादा जानते हैं। तो हमारा जो दिनचर्या है, हमारी पॉजिटिव्स क्या हैं, हमारी नेगेटिव्स क्या हैं, हम कई कहाँ कहाँ पर हम फंस सकते हैं, कहाँ पर कौन सी चीज़ हमारी ऐसी है जो हमारा पावर है, तो हम किस प्रकार से अपने काम को किस वक्त में स्केड्यूल करें ताकि समय रहते हम अपना काम कर पाएँ। एक और महत्वपूर्ण चीज़ मुझे लगती है सर, अगर मौका मिले तो मैं उसको बताऊं। जैसे मेरा थोड़ा विश्वास इस चीज़ पे भी है कि हम लोगों को कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने बोला कि कर्म किए जा लेकिन फल की इच्छा मत कर। लेकिन आम इंसान को ऐसा लगता है कि यार कर्म करूँगा अगर मैं तो मुझे फल तो चाहिए ना। अगर मैंने आज एक यूनिट टेस्ट दिया तो मुझे बहुत जल्दी उसका रिजल्ट चाहिए, और जब तक मुझे रिजल्ट नहीं मिलेगा तब तक मेरा जो दिमाग में वो चीज़ चलता ही रहेगा। तो ये श्री कृष्ण जैसे मतलब भगवान ने ऐसा क्यों कह दिया कि भाई कर्म कर लेकिन फल की इच्छा मत कर। तो मेरी लर्निंग के दौरान और मेरे विद्यार्थियों को बहुत अच्छे से आज की डेट में ये चीज़ पता है कि मुझे ऐसा लगता है कि कर्म करे जा और फल की जब इच्छा ना कर, यानी कि जब तू फल पे ध्यान नहीं देगा तो ऑटोमेटिकली तू कर्म के यानी कि प्रोसेस पे ध्यान देगा। यानी कि अभी अगर मैं इंजीनियरिंग फिजिक्स पढ़ रहा हूँ तो मेरा अभी ये इंटरेस्ट होना चाहिए कि उसके थियोरम्स क्या कह रहे हैं, उसका कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, उस कॉन्सेप्ट को मैं न्यूमेरिकल में क्या लगाऊंगा, इस वक्त मैं उसको न्यूमेरिकल में अप्लाई करूंगा तो किस तरह के रिजल्ट्स, मतलब वो कैसे अप्लाई करूंगा। तो मेरा प्रोसेस में ध्यान रहेगा बनिस्बत इस बात के कि मेरा सेमेस्टर का रिजल्ट कब आएगा, कितना आएगा और मेरा प्लेसमेंट कैसे होगा। तो जब मैं प्रोसेस पे ध्यान दूंगा, मतलब प्रोसेस itself is a result, कर्म itself is परिणाम, मतलब this is what I am getting and this is what I want to teach or make understand that this is very important, process is very important। चलिए बिल्कुल मेरा मानना है सर। खूबसूरत ढंग से आप समझाते हैं संतोष जी, ये मैंने देखा है और जाहिर है कि आप एक विजन लेकर, एक खूबसूरत सोच के साथ, मंशा के साथ स्टूडेंट्स को जब समझाते होंगे तो जाहिर है कि ये एक तरीका होता है पढ़ाने का। हर टीचर जो समझाए बच्चों को, ज़रूरी तो नहीं कि वो बच्चे को समझ आए, लेकिन ये जो उदाहरण देकर आप समझा रहे हैं बेसिक्स के साथ, मैं इतना समझ पा रहा हूँ कि स्टूडेंट्स को कितना मददगार ये साबित होता होगा। अगला सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा संतोष जी, स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि कई स्टूडेंट्स पर प्रेशर होता है, हालांकि 3 इडियट्स फिल्म देखने के बाद कई स्टूडेंट्स संभल भी गए हैं, लेकिन अभी भी कुछ स्टूडेंट्स होते हैं ऐसे जिन पर प्रेशर होता है, फैमिली प्रेशर होता है, करियर डिज़ाइन करना है, समय की कमी है, उन्हें ये बनना है, इसे कैसे हैंडल करें?
सर एक छोटा सा एग्जाम्पल है मेरे पास, और बहुत मुश्किल चीज़ है इसको समझ लेना। समझाना तो बहुत आसान है, लेकिन समझ लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मतलब इसको सीख लेना, और सीखने का मतलब है कि जब आपने इसको ले लिया तो उसको आप अप्लाई भी कर दें। मतलब ज्ञान का मतलब शायद यही है। जैसे मैं बाज़ार गया से, और मैं बाज़ार जा कर के आलू और बैंगन खरीद के लाया, हल्दी भी खरीद के ले आया, और मैंने उसको सब्जी का पूरा प्रोसेस बनाया, और कढ़ाई में से मैं आपको कटोरी में खीर निकाल के दे दूं, बहुत ड्रामेटिक हो जाएगा ये बहुत अजीब हो जाएगा। और स्ट्रेस का सबसे बड़ा कारण ये है कि मुझे चाहिए सब्जी या खीर, मुझे अगर खीर चाहिए, लेकिन मैं खरीद रहा हूँ बैंगन आलू, और मैं फाइनली दिमाग में लेके चल रहा हूँ कि मुझे खीर चाहिए, खीर मिलेगा। तो मेजर स्ट्रेस का जो कारण है वो यही है कि मुझे चाहिए कुछ और, मैं सोचता कुछ और हूँ, मैं बोलता कुछ और हूँ, और मैं करता कुछ और हूँ। और चूंकि मैं इन मन वचन कर्म के अंदर जब मेरी लाइन नहीं है, मेरा एकदम मतलब एक एक्शन, सॉरी, एक सूत्र में ये मन वचन और कर्म पिरोया नहीं हुआ है, तो मुझे स्ट्रेस तो होना है। और ये बहुत प्रैक्टिकल बात है, बहुत ही व्यवहारिक बात है। तो मेरे हिसाब से विद्यार्थियों को एक चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट वो करना चाहिए कि वो सबसे ज़्यादा किस में बेहतर हैं, उन्हें किस चीज़ में रुचि आ रही है। जैसे कि अगर उसे मैथमेटिक्स पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा है, तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट वो मैथ्स पढ़े, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द प्रेशर, क्योंकि जब मैं मजबूत होऊंगा तो चारों तरफ की प्रेशर्स जो हैं शायद वो हैंडल कर लूँगा। लेकिन स्ट्रेस मुझे होता तभी है, या किसी विद्यार्थी को होता तभी है, जब वो स्वयं कमज़ोर पड़ जाता है। तो उसके सूत्र में एक प्रोसेस वो कर सकता है, कोई विद्यार्थी कोई भी व्यक्ति कर सकता है, कि हम अपनी दिनचर्या ठीक करें। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है सर। और दिनचर्या से ज़्यादा अच्छा रात्रिचर्या को ठीक करें, यानी कि रात को सोना कब है, उधर से अगर चीज़ें डिफाइन करना चालू करेगा तो सुबह ठीक होगी, और जब सुबह ठीक होगा तो दिन ऑटोमेटिकली ठीक होगा। जब दिन ठीक होगा तो वो काम ठीक कर पा रहा है, काम करेगा तो कोई भी व्यक्ति अगर काम करेगा उसको रिजल्ट मिलेगा, धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस ग्रो करेगा, स्ट्रेस ऑटोमेटिकली धीरे धीरे ग्रो। स्ट्रेस कुछ नहीं है, स्ट्रेस मुझे लगता है कि कॉन्फ्लिक्ट है ब्रेन में, एक डुअल मानसिकता कि ये नहीं किया तो क्या होगा। एक आज सुबह की घटना है सर, मेरे एक विद्यार्थी का फ़ोन आया मेरे पास कि मैं लेट उठा तो मुझे जो 14-15 घंटे की मेहनत करनी है उसमें से 3 घंटे मेरा वेस्ट हो गया, मेरे को आप कुछ समझाइए, मुझे आप कुछ बताइए। तो मुझे भी किसी ने ये चीज़ बताई, तो मैंने उसको बताया कि जब आप ये मुझसे जो बात कर रहे हो कि मुझे बताइए कि अब मैं क्या करूं, इस दौरान बेसिकली आप गिल्ट में चले गए हो कि मेरा ये जो 3 घंटा वेस्ट हुआ है अब मैं क्या करूं। तो गिल्ट में जाने से हो क्या रहा है कि वो जो 3 घंटा आपका वेस्ट हुआ है वो अगले आधे पौन घंटे को भी वेस्ट कर रहा है, और धीरे धीरे करके टाइम का वेस्टेज पाइलअप होता चला जाएगा। और पाइलअप होने के बाद आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ने वाला है, घटने वाला नहीं है। तो बेसिकली अगर आपको कोई चीज़ कॉन्फ्लिक्टिंग लग रहा है दिमाग में, तो आस्क, एक सवाल अपने मन से पूछे कि क्या हमारे पास इस बात का ऑप्शन है कि इस सवाल में अगर ये वाली चीज़ है, जैसे कि मैं गिल्ट में जाऊं, ये हमारे पास ऑप्शन है क्या। अगर नहीं है तो किल दैट ऑप्शन, ऑटोमेटिकली आपके पास एक पॉजिटिव चीज़ बच जाएगा और हम उसको शुरू कर दें, तो हमारा जो समय वेस्ट हुआ है वो भी बच जाएगा। या कोई अगर काम हमारे से गलत हो गया तो वो भी हम ठीक कर पाएंगे। मतलब हमारे पास चॉइसेस हमेशा हैं डिसीजन लेने के। एक डिसीजन गलत हो गया तो दूसरा डिसीजन ले लो, खटाखट, तो ऑटोमेटिकली डिसीजन मेकिंग जब होगा तो स्ट्रेस कम होता चला जाएगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। दिस इज व्हाट आई फील। एक चीज ये भी हम जानना चाहेंगे आपका मत, शिक्षा के क्षेत्र में बंसल ग्रुप के योगदान को आप कैसे देखते हैं? सर मैं जितने साल भी मैंने पढ़ाया है, मैंने महू जगह पे ही पढ़ाया है, और बंसल जो संस्थान है, एक इंजीनियरिंग कॉलेज तो मेरे बिल्कुल पास में ही है, और मैंने बंसल ग्रुप को बंसल का नाम मैंने बहुत पहले से सुना हुआ है इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, जो भोपाल में होता था पहले। लेकिन जब हमारे पास ये एकदम नज़दीक में आया तो मैंने बंसल में देखा है इम्प्रूवमेंट्स बहुत ज़्यादा। मतलब आज की डेट में बंसल कॉलेज में मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ से पढ़ के निकले हैं, और अच्छे पैकेजेस हैं, खुश हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो बहुत खुश हैं। और सर इंजीनियरिंग की सिलेबस
हर कॉलेजेस के अंदर एक जैसा पढ़ाया जाता है। लेकिन अगर आज बंसल कॉलेजेस प्लेसमेंट दे पा रहा है तो मेरा ऐसा मत है कि प्लेसमेंट्स अगर एज अ कंपनी किसी स्टूडेंट को हायर करता है तो वो ओवरऑल पर्सनालिटी के बेसिस पे हायर करता है। सिर्फ कितने मार्क्स आए, सिर्फ कितना स्किल है, इस पे हायर नहीं करता है। स्किल भी देखता है, मार्क्स भी देखता है, और साथ ही साथ वो ये भी देखता है कि ये जो स्टूडेंट है ये ओवरऑल एज अ पर्सन कैसा है। अगर कोई चैलेंजिंग सिचुएशन आ जाए तो क्या उसको वो ओवरकम कर जाएगा। तो अगर वो प्लेसमेंट हो रहे हैं बंसल कॉलेजेस से, बड़े बड़े 40 लाख तक के पैकेजेस गए हैं अगर, तो सर ये बाय डिफ़ॉल्ट डन है कि बंसल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो ओवरऑल पर्सनालिटीज़ पे काम कर रही हैं। और इसके अंदर जो करिकुलर एक्टिविटी मतलब जो सिलेबस है या जो प्लस में को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं प्लस स्किल डेवलपमेंट है, वो सारा हो रहा है। उसी का परिणाम ये प्लेसमेंट्स हैं। तो मेरा मत से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो है, जो दिख रहा है, जो रिजल्ट ऑलरेडी है, आई थिंक दैट इज़ मतलब वो अपने आप में ये बयां कर रहा है कि बंसल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस आर डूइंग वेरी वेल। बिल्कुल। और अंत में संतोष जी, आप स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देंगे जो इस वक्त देख रहे हैं? किस तरह आप उन्हें गाइड करेंगे 12th के बाद, किस क्षेत्र में उन्हें जॉब सिक्योरिटी मिले? सर चूंकि मेरा सेगमेंट ये है तो एज अ जॉब सिक्योरिटी तो मुझे लगता है कि सर हर सेगमेंट ही में सिक्योरिटी है, प्लस एज वेल एज चैलेंजिंग भी है। अगर हम जॉब लेना चाह रहे हैं, हम अपने आप को उस काबिल बना रहे हैं, तो हर फील्ड में हमारे पास जॉब्स अवेलेबल हैं। अगर कोई दुनिया में फील्ड क्रिएट हुआ है, इसमें इसका मतलब है कि उस फील्ड में रिक्वायरमेंट्स हैं, जॉब्स अवेलेबल हैं, जॉब्स बहुत है। हालांकि अगर मोटा मोटी देखा जाए तो इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग में भी सॉफ्टवेयर जो इंजीनियर्स हैं वो, चूँकि मेरे पास बहुत एग्जाम्पल्स हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बन के बहुत पैसा भी बना रहे हैं, विदेशों में भी जा रहे हैं, बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं। और उसमें मैं आपको महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ कि सिर्फ पैसा नहीं, वो खुश हैं, दे आर वेरी मच हैप्पी। मतलब वो मेरे लिए एक हैप्पी, मतलब मेरे लिए एक सफल स्टूडेंट का नियम ये है कि जब वो मेरे से हमारे यहाँ से पढ़ के, कहीं से पढ़ने के बाद 5 साल 7 साल 10 साल बाद जब वो खुश होके आपसे मिलने आता है, तो हमें ये लगता है कि वो शायद सफलता के रास्ते पे चल रहा है, वो सफल होता चला जा रहा है। चैलेंजेस आ रहे हैं, उसको फेस कर रहा है और सफल होता चला जा रहा है। तो पैशन के मतलब सॉरी पैसा कमाने के लिए और खुश रहने के लिए, ये मुझे लगता है जो मेरा ये सेगमेंट है मोटा मोटी, कि इंजीनियरिंग और उसमें भी मोस्टली सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो हैं दे आर डूइंग वेरी गुड। और आजकल सर टेक्नोलॉजी बहुत रैपिडली ग्रो कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, फुल स्टैक डेवलपर्स का कितना डिमांड है, और वो ब्लॉकचेन डेवलपर्स, ये सेगमेंट्स सब बहुत कमाल के हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने संतोष जी। और मैं समझता हूँ तरह तरह के अगर इस तरफ जा रहे हैं, हल्का सा भी इंटरेस्ट अगर क्रिएट करें जी, तो बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो बहुत अच्छा लगा कि आपके बहुत अच्छे विचार हैं और बहुत अच्छा आप कार्य शिक्षा के क्षेत्र में कर रहे हैं, सेवाएं दे रहे हैं, अपना योगदान दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका संतोष जी, समय देने के लिए और हमारे सवालों का जवाब देने के लिए। धन्यवाद दीपक। चलिए, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए बंसल न्यूज़ के साथ। नमस्कार।